गाओ चेंगकोंग की बातों को सुनने के बाद एम्परर इंद्रा ने अपनी आंखें नीचे की और कुछ देर सोचा, फिर उसकी तरफ घूर कर बोला, मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है ना? गाओ चेंगकोंग मुस्कुराकर बोला, ऐसा नहीं है, मुझे बस लगता है कि कोई भी चीज को चुपके से ले जा नहीं सकता था उस रास्ते पर जहां से हम आए हैं। दुर्भाग्य से उसकी रीइंकारनेशन डिडक्शन एबिलिटी सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है, पास्ट को नहीं, वरना वो अपनी एबिलिटी का यूज करके देख सकता था कि क्या हुआ था। इंद्रा मुस्कुराकर बोला, गरुड़ा, जो भी कहना है मेरे सामने कह दो। गाओ चेंगकोंग ने सबकी नजर से नजर मिलाई, गहरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, पर कुछ समय के लिए हमारे अटेंशन पूरी तरह से बॉक्स पर फोकस नहीं थी। वू वियतान गाओ चेंगकोंग के शब्दों को सुनते ही सोच रहा था। अचानक उसने सर उठाया और बोला, तुम कहना चाहते हो जब हम सामरान सिटी पहुंचे थे, मैकेनिकल आर्मी के साथ बैटल के शुरुआत से ही सबकी स्पिरिट टेंस थी, पर जब वो सामरान सिटी पहुंचे तो सबने अपने आप को थोड़ा सबकॉन्शियस रिलैक्स कर लिया। आखिर ह्यूमन कैंप में अटैक होने का रिस्क खत्म हो जाना चाहिए था। उस समय फ्रेमॉन्स के एलियंस उन्हें रिसीव करने आए और सबकी अटेंशन बोधाका के लीड किए हुए एलियंस पर थी, तभी उनकी अटेंशन बॉक्स पर कम हो गई थी। गाओ चेंगकोंग ने हल्की सी खांसी की और बोला, ये बस मेरा गैस है, अगर बॉक्स को कहीं भी रास्ते में मूव किया गया हो तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम इस सिटी में आए। ऊपर से उसने एम्परर इंद्रा की तरफ देखा। फ्रेमॉन्स लोग बॉक्स के अंदर क्या है उसमें बहुत इंटरेस्टेड है ना? सीन में अपरोर मच गया। सबकी आंखों में या तो शौक था या गुस्सा, क्योंकि गाओ चेंगकोंग का एनालिसिस वाकई बहुत रीजनेबल था। सामरान सिटी में ये फ्रेमॉन्स का टेरिटरी है और फ्रेमॉन्स के सारे स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ इकट्ठा है, जिनमें शायद ऐसे एलियंस भी हो सकते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं जो एनर्जी कोर को बिना उनकी नॉलेज के चुरा सकते हैं। ये पॉसिबल है। क्या ये फ्रेमॉन्स ने किया था? क्या ये पॉसिबल है? हम यहाँ उनकी मदद करने आए हैं। अगर वो वाकई ऐसा करते हैं तो क्या ये शेमलेस नहीं है? ये कहना मुश्किल है। फ्रेमॉन्स लोगों का तरीका कॉमन सेंस से समझा नहीं जा सकता। सब लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे और फिर चुपचाप इंद्रा के एक्सप्रेशन को देखने लगे। इंद्रा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। एक सुपीरियर के रूप में वो अपनी असली इमोशन को छुपाने में माहिर था, पर गाओ चेंगकोंग के शब्दों ने उसके दिल में गहरी शंका जरूर पैदा कर दी, क्योंकि ये वाकई एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी। पर क्या फ्रेमॉन्स वाकई हिम्मत करते हैं रीइंफोर्समेंट के स्पॉइल्स को इस वक्त चुराने की? गरुड़ा, तुम्हारा सजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या तुम्हारे पास इस पॉसिबिलिटी के अलावा कोई और आइडिया है? इंद्रा ने पूछा। गाओ चेंगकोंग ने अपना सर हिला दिया। दूसरी पॉसिबिलिटीज मेरे समझ से बाहर है, जैसे मशीन सिविलाइजेशन ने कोई स्पेशल पावरफुल एबिलिटी का यूज करके चीज़ों को चुरा लिया हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि फ्रेमॉन्स और केओस के द्वारा कैप्चर किया गया एनर्जी कोर खो गया हो। केओस का नाम सुनकर एम्परर इंद्रा अपने आप को फ्रॉन करने से रोक नहीं पाया। अब फ्रेमॉन्स के ट्रूप्स के अलावा फ्रेमॉन्स में केओस भी है। क्या ये मामला उससे रिलेटेड हो सकता है? गाओ चेंगकोंग के दिल में कुछ शंका थी। आखिर जैंगी के कूल पर्सनालिटी के साथ उसके किसी भी काम पर हैरानी नहीं होती, पर उसके लिए भारत के प्रति इतना डिवोटेड होने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अगर ये एनर्जी कोर इंद्रा के हाथ में आ भी जाए तो फाइनल बेनिफिट का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जैंगी को ऑफेंड करने की जरूरत नहीं थी इस वजह से, पर उसने नर्म स्वर में सजेस्ट किया, हम चेक कर सकते हैं कि टीम केओस उस वक्त हमसे कितनी दूर थी। अगर वो पास में थी तो उन पर क्राइम कमिट करने का शक हो सकता है। एम्परर इंद्रा ने बहुत देर तक सोचा। उसने सबको पहले बाहर भेज दिया और अकेला लिविंग रूम में बैठकर दोनों हाथों से अपनी चिन को सपोर्ट किया और सोचने लगा। बहुत देर बाद वो खड़ा हुआ और डिसाइड किया कि बोधाका के पास जाकर मामला क्लियर करे। सबसे ट्रबलसम बात ये थी कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चीज कब खो गई और उसके पास कोई क्लू नहीं था। तब हमें चीजों को खुलेआम रखना पड़ेगा। आखिर वो फ्रेमॉन्स की मदद करने आए थे एनिमी से लड़ने के लिए, और फ्रेमॉन्स को अपने मामले को सीरियसली लेना ही होगा, वरना ये कंफर्म हो जाएगा कि वो क्रिमिनल्स है। तो इंद्रा सीधा बोधाका के पास गया और उसे सीधे ही एनर्जी कोर के
थेफ्ट के बारे में बता दिया। बोधाका की आंखें खुली की खुली रह गई ये सुनकर। क्या ऐसी चीज कैसे हो सकती है? वो शॉक था, पर साथ ही साथ उसके दिल में शक भी पैदा हुआ। भारत की एलियन आर्मी बहुत पावरफुल है और एक पूरी मैकेनिकल आर्मी के अगेंस्ट अकेली लड़ सकती है। उनके सामने से एक वैल्यूएबल आइटम को चुपके से चुरा लेना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए बोधाका को शक हुआ कि कहीं इंदिरा एनर्जी कोर को लेकर चुपके से स्टडी करना तो नहीं चाहता, और इस वजह से उसने ऐसा एक्सक्यूज बनाया हो फ्रेमोन्स के एंटेंगलमेंट से बचने के लिए। बोधाका ने इंदिरा की तरफ मुस्कान के साथ देखा और एक सिंसियर टोन में बोला, यह बिल्कुल असहनीय है कि ऐसी चीज फ्रेमोन्स में हुई। मुझे वाकई पता नहीं कि कौन एनर्जी कोर को चुरा सकता है वर्ल्ड फेमस भारत 8 क्लैंस के सामने। अगर वाकई ऐसा कोई है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग होगा। इंदिरा कोई बेवकूफ नहीं था और उसने तुरंत समझ लिया कि बोधाका भी उस पर शक कर रहा था। उसने ठंडी सी स्नॉट की और बोधाका को जलती हुई आंखों से घूरा। उसका शक और ज्यादा मजबूत हो गया। क्या ये हो सकता है कि फ्रेमोन्स लोग वाकई क्राइम वुल्फ कर रहे हैं? फ्रेमोन्स अब एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सारे बड़े पावर्स और ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं और काउंटलेस एलियंस हैं जिनके पास पावरफुल एबिलिटीज हैं। चाहे मैं भारत से हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं दूसरों का इन्फ्लुएंस से बचा रहूंगा। मिस्टर बोधाका, हम यहाँ आपकी सपोर्ट के लिए आए हैं। अब जब कुछ गलत हो गया है तो आप बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना? दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे और उनकी आंखों में कुछ गहरा मतलब था, पर इस वक्त एक दूसरे को तोड़ देना अच्छा आइडिया नहीं था। फिर बोधाका बोला, ऑफ कोर्स हम इस मामले को केयरफुली इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम आपको एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर एम्परर इंदिरा बोला, दूसरे पार्टी ने इस मामले में काफी अच्छा काम किया है, लगभग कोई ट्रेस नहीं छोड़ा है, पर मुझे पक्का है कि ये जरूर एक हाई लेवल स्पेस रिलेटेड एलियन नहीं किया है। इसीलिए मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। बोधाका ने पूछा, कौन सा फेवर? एम्परर इंदिरा बोला, मैं चाहता हूं कि मुझे केओस टीम का मूवमेंट ट्रैजेक्टरी पता चले जब हम फ्रेमोन्स आए और सामरान सिटी पहुंचे उससे पहले तक। बोधाका की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। क्या तुम्हें शक है कि केओस ने तुम्हारा एनर्जी कोर चुरा लिया है? एम्परर इंदिरा ने सर हिलाकर कहा, दुनिया के टॉप स्पेस एबिलिटी यूजर होने के नाते मेरे पास उन पर शक करने के लिए काफी रीजंस है। चाहे उन्होंने ये किया हो या नहीं, हम उनके रूट्स देखकर इजीली जजमेंट कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ये मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ये वाकई मुश्किल काम नहीं था। बोधाका भी अपने मन में सोच रहा था, क्या भारत का एलियन बस यूं ही रो रहा था या वाकई केओस लोगों ने ये चीज चुरा ली थी? पर फंडामेंटली दोनों साइड्स के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना मुश्किल था, क्योंकि फ्रेमोन्स और भारत दोनों की क्रेडिबिलिटी के लिए बैड रेपुटेशन था। फिर भी बोधाका ने एग्री किया कि वो इंदिरा की मदद करेगा जैंगी की टीम का रूट रिट्रीव करने में। आखिर फ्रेमोन्स में ऐसी बड़ी कॉन्वे को लोकेट करना मुश्किल नहीं था। जैंगी और उसकी टीम ने कुछ समय पहले एक मैकेनिकल आर्मी को हराया था और बोधाका ने इंफॉर्मेशन ट्रूप्स को उनकी मूवमेंट पर नजर रखने पर फोकस दिया था। जल्द ही एक डेटा पीस इंफॉर्मेशन फोर्स से बोधाका के हाथ में ट्रांसमिट हुआ। उसने डेटा को सीधा एम्परर इंदिरा के सामने अनफोल्ड किया। फ्रेमोन्स के मैप पर 2 लाइंस, एक रेड और एक ब्लू, दोनों के सामने क्लियरली डिस्प्ले हो गए। रेड लाइंस भारत ट्रेन के रूट को रिप्रेजेंट करती थी और ब्लू लाइन जैंगी की टीम को। इंदिरा ने दोनों लाइंस को ध्यान से देखा और पाया कि ट्रेजेक्टरी बिल्कुल अलग थी और उनमें कोई ओवरलैप नहीं था। ये उसके लिए हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि वो रास्ते में मिले ही नहीं थे। बोधाका ने अपनी थोड़ी पकड़कर चार्ट को देखा, उस पर उंगलियां रखकर बोला, लगता है तुम्हारी कोई कांटेक्ट नहीं हुई है। दोनों रूट्स बिल्कुल अलग हैं। सबसे करीब पॉइंट पर भी तुम्हारे बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस था। इंदिरा की आईब्रोज अचानक फ्रॉन हो गई। उस वक्त हम मैकेनिकल लीजन के साथ वॉर में थे। दूसरे शब्दों में, उन्हें पता था कि हम मैकेनिकल लीजन के साथ वॉर में हैं। बोधाका बोला, ये कुछ भी प्रूव नहीं करता। ऐसी स्केल की वॉर को सेंस किया जा सकता है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो। बस एक कंप्लीट रिकॉनेसेंस सिस्टम है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैंगी की टीम के रूट को जूम किया और वो वहां 2 मिनट से कम रुके थे।
टाइमिंग वो तब थी जब तुमने बैटल खत्म किया था। बुधाका ने इंदिरा की तरफ देखा। ये इम्पॉसिबल है कि उसने तुम्हारे सामने से चीज ले ली हो, है ना? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। एक बिशप लेवल एलियन के रूप में अगर जैंगी ऐसा कर सकता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्परर इंदिरा को साइलेंटली असैसिनेट कर सकता है? बुधाका अपने दिल में बस 5% श्योर था कि इंदिरा एनर्जी कोर को शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने जानबूझकर ये एक्सक्यूज बनाया है। वरना इतनी इंपॉर्टेंट चीज बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर कैसे हो सकती है? इंदिरा और ज्यादा टाइटली फ्रॉन करने लगा। वो जैंगी की एबिलिटीज को अच्छी तरह जानता था। जैंगी की स्पेशल एबिलिटीज मेनली अपने सेंटर पर डायमेंशनल डोर खोलने, ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने या दूसरों के अटैक्स को एकोमोडेट करने के लिए होती है। पर अगर वो ट्रेन में स्नीक इन करना चाहता तो उसे अपने अस्तित्व को एक्सपोज करना ही पड़ता। दोनों साइड्स के बीच सबसे करीब डिस्टेंस 100 किलोमीटर से ज्यादा था। ये सोचना मुश्किल है कि कोई एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का ओरिजिन इतनी दूर से ले जाए और फिर एक अबैंडन्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म उसमें डाल दे। इंदिरा को लगा जैसे उसका सर फटने वाला है। क्या ये हो सकता है कि उसके पास कोई ट्रेटर हो? अशुरा और गाओ चेंगकोंग उन पर ज्यादा शक नहीं था, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन पर बिल्कुल भी शक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंदिरा ने अपनी आईब्रोज रब की और बुधाका की तरफ गहरी नजर से देखा और आखिर में उसके दिल में लगभग पक्का हो गया कि ये मामला फ्रेमोन्स लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि चीज सामारान सिटी पहुंचने के बाद चुराई गई। उस वक्त फ्रेमोन्स के एलियन ट्रूप्स और उनके बीच डिस्टेंस 5 मीटर से कम था। बहुत लाइकली है कि ये एक ऐसे एलियन ने किया हो जिसके पास स्पेस रिलेटेड एबिलिटीज हो जो वेलकमिंग ट्रूप्स में थे। जितना इंदिरा सोचता गया उतना ही वो गुस्से में भर गया। उसने बुधाका को घूरा और उसकी टोन में कोल्डनेस आ गई। मिस्टर बुधाका, चाहे जो भी हो, चीजें आपके जगह पर खो गई। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देंगे। उन लोगों को जो हजारों माइल्स दूर से मदद करने आए हैं, उनका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं कीजिएगा। बुधाका ने एक पल के लिए हैरानी दिखाई, फिर गुस्से में कहा, तुम इतने स्टिंगी हो कि अपनी चीजें सबके साथ स्टडी के लिए नहीं लाना चाहते थे और अब हमें ब्लेम कर रहे हो। फ्रेमोन्स के पास सिर्फ एक एनर्जी कोर है। तुम हमें क्यों नहीं अलाउ करते कि हम इसे तुम्हें ट्रांसफर करें? बुधाका सोचने लगा, फिर बोला, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की, पर मैं ये भी चाहता हूं कि लॉर्ड इंदिरा वापस जाकर केयरफुली सोचे कि क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसने अपने हाथ फैलाए और बोला, आखिर अगर वाकई ऐसे एलियन हैं जो तुम सबको अनडिटेक्टेबल बना दे और एनर्जी कोर चुरा कर कोई ट्रेस भी ना छोड़े, तो हम फ्रेमोन्स के लिए उससे डील करना मुश्किल होगा। बुधाका के शब्दों में एक हल्का सा सरकाज़म था। मेरा मतलब है तुम क्लियरली एक्टिंग कर रहे हो, फिर इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? कौन भरोसा करेगा कि एक वर्ल्ड फेमस प्रॉफिट और एक बिशप लेवल स्ट्रॉन्ग मैन दूसरों के हाथों बेवकूफ बना दिया गया। कुछ ही समय पहले उन्होंने एक इंजीनियरिंग टीम भेजी थी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को रिकवर करने के लिए, पर आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बुधाका ने उस मामले के लिए भारत को ब्लेम किया, सोचते हुए कि उसे उन्होंने ट्रिक किया है और वो अभी तक उस बात पर गुस्सा है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखों में स्ट्रॉन्ग सस्पिशन और अंडरकरंट्स भरे हुए थे। हर कोई सोचता था कि दूसरी पार्टी ने ये किया है। इंदिरा ने अपने मुंह के कोने उठाए, अपने सफेद दांत दिखाए। ठीक है, हम भी इस मामले में एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर उसने हमारे स्पॉइल्स चुराने की हिम्मत की तो एक बार मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। इंदिरा ने ये कहने के बाद अपनी स्लीव सिलाई और वहां से निकल गया। वो बहुत गुस्से में था और उसने वाव किया कि वो उस व्यक्ति को जरूर ढूंढेगा जिसने एनर्जी कोर चुराया है। इस वक्त उसके सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करने आए और बुधाका को बताया कि केओस वाक्शु किंगडम से भी सामारान सिटी आ गया है। बुधाका ने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो की। उसका इंप्रेशन जैंगी के लिए अच्छा नहीं था, पर बुरा भी नहीं था। सिर्फ बच्चों की दुनिया में गुड और इवल लोग होते हैं। एडल्ट वर्ल्ड में दोस्ती और दुश्मनी इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड होती है। इसलिए चाहे जैंगी ने पहले उसका फेस रिजेक्ट किया हो, इतना पावरफुल
म्यूटेंट का अराइवल फ्रेमोन्स के लिए एक बड़ी मदद होगी। तो बुधाका ने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और उसे पर्सनली ग्रीट करने गया। मिस्टर केयोस, अगर मैं तुम्हें सामारान सिटी बुलाता तो तुम या तो हवा चलाते या बर्फ बरसाते। अब मैं आखिर तुम्हारा इंतजार करते करते तुमसे मिल ही गया। बुधाका मुस्कान के साथ आगे आया और जैंगी को ग्रीट किया जो स्नोमोबाइल से उतर रहा था। जैंगी अंदर ही अंदर अलर्ट था। उसने अभी अभी भारत को ट्रिक किया था, इसीलिए जानबूझकर एक डिटोर लिया और सामारान सिटी में उसने काफी देर बाद पहुंचा। जरूरी था कि ये ध्यान रखे कि कहीं दूसरे लोग ये ना जान ले कि ये उनका ही काम था। जब उसने बुधाका को देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, ये हमारा पहला टाइम है फ्रेमोन्स में। हम भी मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज का इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा और इधर उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों तरफ से छोटी ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई। बुधाका ने पूछा कि उन्होंने रास्ते में क्या डिस्कवर किया और जैंगी ने बेसिक सिचुएशन एक्सप्लेन की। सब कुछ बताया सिवाय इसके कि उसने भारत का एनर्जी कोर चुरा लिया है। बुधाका ने सर हिलाकर कहा, हम भी वही कर रहे हैं। हम मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सिर्फ उनके पर्पस को समझकर ही हम जान सकते हैं कि उनसे कैसे डील करना है। बुधाका ने डील करना शब्द का यूज किया, डिफीट नहीं। ये शब्द इतने सटल थे कि जैंगी को कुछ अनयूजुअल फील हुआ। क्या तुमने उन्हें कभी डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचा? जैंगी ने बुधाका की तरफ देखा और आधा मजाक में पूछा, डिस्ट्रॉय करना? बुधाका के चेहरे की मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई और चलते हुए उसने दूर की तरफ देखा। शायद हम इस इशू पर तब कंसिडर करेंगे जब अलग अलग देशों के सपोर्ट ट्रूप्स यहाँ आ जाए। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, लगता है तो उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि उनके पास एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एनर्जी शील्ड है। एलियंस के लिए उनका सामना करना बहुत ट्रबलसम है। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, मैंने पहले देखा है, पर क्या फ्रेमोन्स के पास पावरफुल थर्मल वेपन्स यूनिट नहीं है? वो चीजें अभी भी उन आयरन बम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। बुधाका के मुंह के कोने अचानक ट्विच कर गए, जैसे जैंगी ने कोई बुरी बात मेंशन कर दी हो। क्या कहा तुमने? बुधाका ने गहरी सांस ली। उसका जिक्र भी मत करो। बाहर जमने वाली ठंड है और मैकेनाइज्ड ट्रूप्स की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ड्रास्टिकली गिर गई है। अपोकलिप्स के बाद फ्रेमोन्स की पॉपुलेशन पहले ही छोटी थी। फ्लैश और ब्लड को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के लिए एक्सचेंज करना वाकई वर्थ नहीं है। ऊपर से उनके वेपन्स हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं। ये सुनकर जैंगी ने एक बहुत क्यूरियस सवाल पूछा, मुझे याद है कि फ्रेमोन्स ने डेथ ऑफ लव का यूज किया था, है ना? वो कितना इफेक्टिव था? बुधाका का चेहरा और भी अगली हो गया। उसके मिलिट्री बूट्स अचानक वहीं रुक गए। जैंगी, डैंग शेंगतोंग और दूसरे लोग उसके एक्सप्रेशन से समझ गए कि ये एक फेल्ड ऑपरेशन था। कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैंगी ने फ्रॉन करते हुए पूछा, नहीं, वो बहुत अच्छा काम किया, पर साथ ही वो टेरिबल भी था। बुधाका ने जैंगी की तरफ गहरी आवाज में देखा और बोला, ये इसी वजह से हुआ कि हमने गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को मोबिलाइज किया और उसने डायरेक्टली कैरन सिटी और उसके आसपास के एरियाज को उड़ा दिया। बुधाका के एक्सप्लेनेशन के बाद जैंगी को आखिर समझ आया कि फ्रेमोन्स की कैपिटल क्यों गिर गई। मैकेनिकल आर्मी के एक्शंस हमेशा ऐसे होते हैं जो ह्यूमन रूल्स को डिसरिगार्ड करते हैं। उनका टारगेट फ्रेमोन्स के अंडरग्राउंड में छुपी हुई एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमंस घर बनाते वक्त एंट्स और इंसेक्ट्स के नेस्ट की परवाह नहीं करते, बस उन्हें क्लीन कर देते हैं। पर अगर वो इंसेक्ट्स और एंट्स उस वक्त एक्टिवली ह्यूमंस पर अटैक करने की हिम्मत करते हैं तो उनका एंड रिजल्ट जरूर ट्रैम्पल टू डेथ होता है। जैंगी की आंखें गहरी हो गई। डेथ ऑफ लव का भी उन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ? ये यूजलेस नहीं है, बुधाका ने गहरी आवाज में कहा, पर शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने हमें कभी सीरियसली लिया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर मैकेनिकल सिविलाइजेशन चाहे तो फ्रेमोन्स को या फिर पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए केपेबल है, बस वो ऐसा नहीं करते कुछ इनडिस्क्राइबेबल रूल्स की वजह से। जैंगी के दिमाग में वुलवान एम्पायर का ख्याल आया। उनके पास भी ऐसे पावरफुल वेपन्स थे जो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर उन्होंने सरफेस इन्वेड करते वक्त उनका यूज़ नहीं किया और वो भी किसी चीज़ से डरते थे। जैंगी और बुधाका साइड बाय साइड
आगे चल रहे थे। जैंगी अचानक हंसा और बोला, तो फिर हमारे यहाँ आने का मतलब क्या है? अगर तुम्हें पक्का है कि तुम मैकेनिकल सिविलाइजेशन को डिफीट ही नहीं कर सकते तो? बोधाका अचानक फ्रॉन कर गया और सीरियसली बोला, पर हमें ट्राई तो करना होगा। चींटियां भी डेस्परेटली फाइट बैक करते हैं जब उनके घर डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर हम कुछ नहीं करते तो हम डूम्ड हो जाएंगे। जैंगी ने अपने शोल्डर्स श्रग किए और कुछ नहीं बोला। मैकेनिकल सिविलाइजेशन का फुल पिक्चर अभी भी अननोन है, पर इतना पेस्मेटिक होने की जरूरत नहीं है। फिर बुधाका ने अपना एक्सप्रेशन बदला। केओस, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? अभी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के सर्वाइवल का क्रिटिकल मोमेंट है। हमें एक साथ मिलकर मैकेनिकल सिविलाइजेशन के इन्वेजन का सामना करने का तरीका ढूंढना होगा। देखो, जब वुलुआन एम्पायर ने हुआक्शु को इन्वेड किया था, हमने भी तुम्हारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मैकेनिकल आर्मी के साथ मरने तक का फाइट करो। तुम बस ये करना कि तुम सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का एनर्जी कोर हमें हैंड ओवर करो ताकि हम उसे स्टडी करें। जैंगी ने अपने दिल में स्नीयर किया। इतनी बात करने के बाद भी क्या तुम अभी तक मेरी चीजों के बारे में सोच रहे हो? उसने बुधाका की तरफ मुस्कान के साथ देखा और बहुत सिंसियर टोन में बोला, अगर हम एनर्जी कोर को रिसर्च करते वक्त कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं तो हम जरूर फ्रेमॉन्स के साथ शेयर करेंगे। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के मामले में हुआक्शु किंगडम तुम्हारे कंट्री से बहुत आगे है, इसीलिए इस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई मजाक नहीं था। जैंगी के पास वर्ल्ड क्लास मैकेनिक्स है। सिर्फ लू कैरन के पास फर्स्ट रेट स्किल्स ही नहीं, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके पास डिवाइन मशीन कंट्रोल का एबिलिटी बोनस है, जो उसे आसानी से अलग अलग मटेरियल्स और मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने देता है। करंट प्रोग्रेस के हिसाब से ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो एनर्जी कोर को थॉरोली स्टडी कर लेगी, तो फिर उन्हें फ्रेमॉन्स के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट की मदद क्यों चाहिए होगी? बुधाका ने गहरी सांस ली और कहा, यह जरूरी नहीं है। हम तुमसे एनर्जी कोर्स ऑब्टेन करने और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पर रिसर्च करने में बहुत आगे हैं। जैंगी ने सिंपली कहा, यह चीज़ ज़रूरी नहीं कि जल्दी प्रोग्रेस हो पाए सिर्फ इसीलिए कि पहले किया गया है। यह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। जैंगी सुनने को तैयार नहीं था और बुधाका के पास कुछ करने को नहीं था, पर उस वक्त उसके दिमाग में अचानक एक अजीब आइडिया आया, तो उसने प्रिटेंड किया कि वो नॉन चैलेंट है और भारत के एनर्जी कोर के लॉस के बारे में बात की। भारत का इंदिरा भी वही सोचता है। गेस करो क्या हुआ? उनके हाथों में जो एनर्जी कोर्स थे वो गायब हो गए हैं। बुधाका बोलते हुए जैंगी के चेहरे को घूर रहा था, जैसे वो उसके एक्सप्रेशन में कुछ अलग देखना चाहता हो, पर जैंगी मेंटली प्रिपेयर होकर आया था, इसलिए उसने एक एप्रोप्रिएट सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन दिखाया। क्या खो गए? वो मुस्कुराकर बोला, यह इम्पॉसिबल है। इंदिरा भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है और उसकी टीम जरूर स्ट्रॉन्ग मैन से भरी हुई होगी। उनसे चीज चुराना अनइमेजिनेबल है। बुधाका ने कंटिन्यू किया, वाकई मुझे भी ये मामला अजीब लगता है, पर एक बात है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं। जैंगी चुप रहा। तुम कहना चाहो तो कहो, नहीं तो मत कहो। जैंगी को बेट ना लेते देखकर बुधाका ने अपने आप से बात कंटिन्यू की, पर यह मामला लॉर्ड केओस से रिलेटेड है। मुझे लगता है तुम्हें रिमाइंड करना बेटर रहेगा। उसने जैंगी की तरफ देखा। एम्परर इंदिरा को शक है कि यह मामला तुमसे रिलेटेड है, क्योंकि जब उनका मैकेनिकल आर्मी से एनकाउंटर हुआ तुम आसपास ही थे। ये है क्या लॉर्ड केओस? जैंगी ने स्नीयर किया। क्या ये फनी नहीं है? फाइट इतनी लाउड थी कि हमारे डिटेक्टर्स उसे लॉन्ग डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकते थे। मैं बस क्यूरियोसिटी में देखने गया था। अगर ये सब मुझ पर ब्लेम किया जाए तो ये रेडिकुलस होगा। जैंगी ने बुधाका की तरफ डिस्डेनफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा और बोला, सब ब्लेम हम पर मत डालो, एविडेंस के बिना नॉनसेंस मत बोलो। उसने अचानक ठंडी स्नॉट की और उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दिया। मैं केओस हमेशा अपने काम में अपराइट रहा हूँ और कभी स्नीकी चीज़ों में बॉदर नहीं किया। अगर ये बात बाहर गई तो पूरी दुनिया मुझ पर हंसी नहीं करेगी। बुधाका पहले सोचता था कि इंदिरा खुद ही शो डायरेक्ट और एक्ट कर रहा था, पर अब जैंगी को नाराज देखकर उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए और हंसी के साथ बोला, ज्यादा मत सोचो सर, मैं बस तुम्हें रिमाइंड कर रहा था कि तुम अपनी चीज़ों को केयरफुली रखो जैसे उन्होंने खो दिया। बुधाका ने अपने मन में सोचा,
सोचने वाली बात है। केओस के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग मैन ऐसी चीज कैसे कर सकता है। इस वक्त फैटी शू जो पीछे चल रहा था बहुत ग्रेटफुल था कि उसने अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म का टैक्टिकल मास्क पहना हुआ है, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, वरना वो वहीं पर जोर से हंस पड़ता। पर फिर भी उसके शोल्डर्स वायलेंटली शेक कर रहे थे। अंकल यू ने उसे एल्बो से मारा, सिग्नल देते हुए कि चुप रहे ताकि कोई उसकी फ्लॉ नोटिस ना करे। फ्रेमोन्स वाकई एवनली सी सिटी से ज्यादा ठंडा है, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। फैटी शू हंस पड़ा। जैंगी को इंटरेस्टेड ना देखकर बुधाका थोड़ा अनहैप्पी फील करने लगा, ये कंसिडर करते हुए कि जैंगी ने फ्रेमोन्स में बिना उसे कंसल्ट किए अपना काम किया था। उसकी आंखों में ग्लूम और गहरा हो गया। जैंगी और उसके दोस्तों के आने के बाद बुधाका ने उनके लिए एक मील अरेंज किया, पर उन्हें एंटरटेन करने वाला बुधाका नहीं था, जो कुछ काम होने का बहाना बनाकर निकल गया। उसकी जगह एक लोअर लेवल ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया। जैंगी ने सिर्फ एक नज़र टेबल पर रखे खाने पर डाली और अपने दिल में समझ गया कि बुधाका अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक्शु कंट्री से आपका फ्रेमोन्स में स्वागत है। रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रेमोन्स ऑफिशियल ने वोडका का ग्लास उठाया और मुस्कान के साथ जैंगी से कहा। जैंगी ने अपने सामने रखे नाइफ और फोक को बैंग के साथ टेबल पर पटका और फिर खड़ा हो गया। मुझे आज ज्यादा भूख नहीं लगी है, तुम लोग ये मील खुद ही खाओ। ये कहकर जैंगी रेस्टोरेंट से निकल गया बिना उनके हेल्पलेस लुक पर ध्यान दिए। डैंग शंगतोंग और दूसरे लोग भी बहुत नाखुश दिख रहे थे। उनके रिसेप्शन का स्टैंडर्ड बहुत लो था और बिल्कुल भी जैंगी के स्टेटस के मैच में नहीं था। ये क्लियरली बुधाका ने इंटेंशनली किया था, जैंगी को एक वार्निंग देने के पर्पस से। ये लोग वाकई अपने दिमाग से बाहर हैं। हम यहाँ मदद करने आए हैं और ये अपने गेस्ट के साथ इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहे हैं। जोकीर ने थोड़ा नाराजगी से कहा। नहीं, सिचुएशन बदल गई है, यांग शिनशिन ने धीरे से बोला। जोकीर ने उसकी तरफ देखा और अजीब तरह से फ्रॉन किया। कैसे कहना चाहिए, क्या फ्रेमोन्स को अब हमारी मदद की जरूरत नहीं है? यांग शिनशिन ने एक्सप्लेन किया। जब से वो स्ट्रेंज चीजें स्काई में अपीयर हुई हैं, फ्रेमोन्स की सिचुएशन बहुत बदल गई है। अभी तक चाहे किसी को नहीं पता कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन क्या चाहती है, फ्रेमोन्स में क्राइसिस अर्जेंट नहीं है। स्पेशली जब उन्होंने डिस्कवर किया कि वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ह्यूज ट्रेजर्स हैं। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ सिर्फ मदद करने नहीं आए, बल्कि एक सेंस में हम उनके राइवल्स बन गए जो प्रीशियस रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं। स्पेशली क्योंकि भाई ने मैकेनिकल लीजन को डिफीट करने के बाद उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिया। यांग शिनशिन ने अपने हाथ फैलाए और कहा, उन्होंने दुनिया के कंट्रीज और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को इनविटेशन भेजे हैं और वो एक एक करके आ जाएंगे। तो इस वक्त वो हमारी मदद पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है कि कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो जाए जिससे वो अपने घर पर लीड ले सके, वो इस बात में श्योर है। फिर भी हम नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं। इस बार बुधाका का एटीट्यूड हमें ये बताने के लिए है ताकि हम बाद में उनके साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करें। फैटी शू अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, ओ माय गॉड, इसका मतलब तो ये है कि अब हमें उनके एक्सप्रेशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। जैंगी आगे चल रहा था, उसने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो की। चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब वो खुद एंशियस होंगे। अगर मैकेनिकल सिविलाइजेशन वाकई सिर्फ फ्रेमोन्स के अंडरग्राउंड में कुछ ढूंढने के लिए पास थ्रू कर रही है तो वो ठीक है। जैंगी ने इससे बेनिफिट लिया है, इसीलिए कुछ समय के लिए उन्हें टॉलरेट करने में कोई गलत बात नहीं है। आखिर वो किसी और के टेरिटरी में है। पर कौन गारंटी दे सकता है कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन ह्यूमंस के साथ फियर्स कन्फ्लिक्ट में नहीं आएगी। किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी। मैकेनिकल सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ फुल वन एम्पायर से ज़्यादा है, और सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। एक बार कन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हो जाए तो पूरा फ्रेमोन्स डूम हो सकता है। तब मुझे नहीं पता होगा कि एंशियस कौन होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या करें? अंकल यू ने जैंगी से उसके नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस के बारे में पूछा। जैंगी मुस्कुराया और अपनी उंगलियां स्नैप की। नेक्स्ट हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे? अंकल यू समझ नहीं पाया। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीजें दूसरों के लिए छोड़ देंगे? जैंगी ने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। अभी बहुत सारी चीजें अनक्लियर है
और मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज़ के ट्रेसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं उन पॉलीहेड्रॉन के स्काई में अपीयर होने की वजह से। जब फ्रेमोन्स इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि हमने मैकेनिकल सिविलाइजेशन के साथ वॉर में ज़्यादा स्पॉइल्स गेन किए हैं, तो उन्हें पहले अपना प्रॉब्लम खुद हैंडल करने दो। फ्रेमोन्स जैंगी के टीम के साथ बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे थे। जैंगी गुस्से में नहीं था, पर उसने उनके एटीट्यूड को याद रखा। आगे यूज़ करना और पीछे इग्नोर करना। पहाड़ और नदियाँ फिर मिलती हैं और जल्द या देर से एक दिन वापस आएगा। इसीलिए जैंगी बिल्कुल जल्दी में नहीं था और उसे लगता था कि जब दुनिया भर से रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे तो ह्यूमन लीजन और मैकेनिकल सिविलाइजेशन के बीच का कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एक्यूट हो जाएगा। उसने डिसाइड किया कि पहले वेट करे और देखे क्या होता है, फिर अगला स्टेप ले। फ्रेमोन्स लोग सिचुएशन के हिसाब से लोगों के साथ अलग बिहेव करते हैं, तो जैंगी क्यों ना करे। अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो वो सिर्फ फ्रेमोन्स की पहली वाली सपोर्ट को एक हद तक रीपे करेगा। जैसे कहा गया है, इंटरेस्ट पहले आते हैं। वाक्शु किंगडम और फ्रेमोन्स के बीच भी फीलिंग्स की बात करना रेडिकुलस है। चलो पहले वापस चलते हैं। कैरन और शिनशिन को अगले 2 दिन में उन चीज़ों को केयरफुली स्टडी करने दो। ये कहकर जैंगी ने मुड़कर अपना हाथ लू कैरन की तरफ बढ़ाया। लू कैरन तुरंत जैंगी के पास दौड़ कर आई। जैंगी ने पूछा, क्या कोई तरीका है कि हम उन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को रिपेयर करके अपनी मैकेनिकल आर्मी बना सके? लू कैरन ने सर हिलाकर कहा, ऑफ कोर्स, उनका मटेरियल बहुत हाई ग्रेड है, पर मेरी एबिलिटीज उन्हें रेप्लिकेट कर सकती है, पर उनका कोर टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। ये ह्यूमन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग रूट है। अगर तुम्हें क्रैक करना है तो शिनशिन पर डिपेंड करना होगा। मैकेनिकल सिविलाइजेशन की मैकेनिकल लैंग्वेज और ह्यूमंस की मैकेनिकल लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस बिल्कुल चाइनीज़ और इंग्लिश के डिफरेंस जैसा है। हमें पहले उसे कम्प्लीटली डिसाइफर करना होगा। जैंगी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हम उसे ह्यूमन मशीन लैंग्वेज में रीराइट नहीं कर सकते? यांग शिनशिन ने एक्सप्लेन किया, मैकेनिकल सिविलाइजेशन की मैकेनिकल लैंग्वेज ह्यूमंस की लैंग्वेज से ज़्यादा एडवांस्ड और एफिशिएंट है। अगर हम अपनी मशीन लैंग्वेज इम्प्लांट करते हैं तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस सिर्फ 1/3 होगी ओरिजिनल के। जैंगी शाय करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये है टेक्नोलॉजी की पावर। तो क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम इस एरिया में टेक्नोलॉजी में अहेड रहें? हमें मैकेनिकल आर्मी बिल्ड करनी होगी दूसरे कंट्रीज से पहले। ये सुनकर लू कैरन प्राउडली मुस्कुराई, ब्रदर, अगर मेरा गेस सही है तो वो लोग अभी तक एनर्जी कोर को ओपन करने और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने में ट्रबल फेस कर रहे हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जो डायमंड से भी हार्ड है और जिसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी इसे बिना डैमेज किए ओपन नहीं कर सकती। फ्रेमोन्स की रिसर्च ने एक लेज़र नाइफ का यूज़ करके इसे फोर्सफुली स्प्लिट किया, पर इसे इनएविटेबली इंटरनल डैमेज होता है, जो रिसर्च एफिशिएंसी को ग्रेटली अफेक्ट करता है। और चाहे वो कितना भी टाइम और ट्रेमेंडस एनर्जी स्पेंड करे इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को थॉरली स्टडी करने में, इसे रेप्लिकेट करने का कोई टेक्निकल मींस एग्जिस्ट नहीं करता। लू कैरन अलग है। उसके हाथ गॉड के हाथ है, डिवाइन मशीन कंट्रोल। उसके हाथों को मैटर के थ्रू पास करने देता है, जैसे पानी को पेनिट्रेट करना, और वो एनर्जी कोर के आउटर शेल को बिना डैमेज किए सेपरेट कर सकती है। दूसरे शब्दों में, हम दुनिया का पहला ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जो ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करेगा। जैंगी मुस्कान के साथ बोला। उसकी आंखों में अनकंट्रोलेबल जॉय भर गया। हेवनली सी सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ टेंस ऑफ थाउजेंड्स है और उनके फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लॉयल्टी को कंसिडर करना पड़ता है। पर अगर ह्यूमंस को मशीन लाइफ फॉर्म से रिप्लेस किया जा सके तो बहुत सारी चीज़ें सिंपलर हो जाएंगी। यही तो थ्योरी है ब्रदर, लू कैरन ने कहा। वेल, तुम्हें इस वक्त और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के कोर का सीक्रेट क्रैक करने पर फोकस करो। जैंगी ने लू कैरन को इनकरेज किया। ग्रुप फ्रेमोन्स के द्वारा अरेंज किए गए अकोमोडेशन पर पहुंचा। जैंगी ने वहां स्टेशन सोल्जर्स को विड्रॉ कर दिया और फुइन ट्रूप्स को रेसिडेंस के आसपास गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पर ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कोई उससे मिलने आया। वो जैंगी का पुराना दोस्त था, पैंथियन का थंडर गॉड पेरुन, बियर्डेड एलेक्सी लेवनोव। वो 2 बड़े बॉटल्स वोडका के साथ और एक बड़ा बैग अपने आर्म के पीछे लेकर आया। जब जैंगी ने एलेक्सी को देखा, उसके चेहरे पर एक सिंसियर स्माइल आ गई।
उसने एलेक्सी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, पर ये ऑनेस्ट फ्रेमोन्स मैन उसका रिस्पेक्ट जीत गया था। लाइफ और डेथ क्राइसिस के समय लोगों का बिहेवियर झूठ नहीं बोलता। जब वो फेक गेट कीपर ऑफ हेट्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, एलेक्सी ने अपनी जान की परवाह किए बिना फाइट किया, प्रूव करते हुए कि वो एक भरोसेमंद इंसान है। इसीलिए बाद में जब वो ब्लिजर्ड सिटी में रिक्यूपरेट कर रहा था, जैंगी अक्सर उससे मिलने जाता था। मेरे दोस्त, वेलकम टू फ्रेमोन्स, एलेक्सी ने ये कहा, अपने हाथ में वोडका हिलाते हुए और अपनी आर्म के नीचे रखे बड़े पैकेज को टेबल पर रखते हुए। जैंगी और कुछ लोग अभी तक खाना नहीं खाए थे, तो उन्होंने एलियन स्पेस से खाना निकाला और मील प्रिपेयर किया। सब हंस पड़े जब उन्होंने देखा कि एलेक्सी क्या लाया था। वो निकला कुछ स्ट्रिंग्स हैंडमेड सॉसेजेस का। हर एक सॉसेज एलेक्सी के आर्म जितना थिक था। एलेक्सी ने कहा कि ये उसकी वाइफ ने बनाया है। जैंगी और दूसरे लोग उससे आर्ग्यू नहीं करते और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। कुछ समय बाद मिलने पर जैंगी को लगा कि एलेक्सी अब थोड़ा ज्यादा हैगार्ड लग रहा है कंपेयर टू जब वो हुआक्शु किंगडम से गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और चेहरे पर फ्लैश कम हो गई थी। ये क्लियर दिख रहा था कि वो रिसेंटली काफी बिजी था। ग्रुप कैजुअली बातें एक्सचेंज कर रहा था और अपनी रीसेंट सिचुएशन और फैमिली मैटर्स पर बात कर रहा था। जैंगी नेचुरली हेवनली सीसिटी फोर्ट्रेस के रिकंस्ट्रक्शन में बिजी था। जब उसने एलेक्सी की फैमिली का जिक्र किया, उसने गहरी सांस ली। फ्रेमोन्स अभी रिसेंटली टर्मोइल में है। हर कोई चिंता में है कि वो आयरन रोबोट्स आकर हमें मार देंगे। मेरी वाइफ नताशा भी हमेशा नींद से उठकर मुझे गले लगा लेती है और रोती है। ये सुनकर जोकीर अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखने से खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, तुम जैसे पावरफुल एलियन के साथ होने पर भी क्या तुम्हारी वाइफ सेफ फील नहीं करती? वो 3 साल से जैंगी के साथ है। इन 3 सालों में उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए हैं, पर चाहे कुछ भी हो, जैंगी हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एलेक्सी भी एक एपिसलोन लेवल म्यूटेंट है, ब्लैक चैरियट क्लास का, और दुनिया के सबसे फेमस में से एक है। इसीलिए जोकीर को यह सुनकर सरप्राइज हुआ। एलेक्सी ने हेल्पलेसली कहा, तुम्हें नहीं पता उस दिन क्या हुआ था? उसने उस रात के बारे में बताया जब मैकेनिकल आर्मी ने कैरन सिटी पर अटैक किया था। कैरन सिटी फ्रेमोन्स की कैपिटल है और पूरे फ्रेमोन्स की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस यहाँ है। यहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप ट्रूप्स ही नहीं बल्कि पैंथियन के एलियंस भी हैं। चाहे दूसरे एरियाज अनस्टेबल थे, टॉप लीडर्स ने अपनी कोर फोर्सेस यहाँ कंसेंट्रेट की थी ताकि अपने और अपने फैमिलीज की सेफ्टी इंश्योर कर सके। पर किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि एक रात बिना किसी वार्निंग के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ग्राउंड से टाइड की तरह इमर्ज करेंगे। उनका सारा एडवांस्ड इक्विपमेंट आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। जमीन टूट गई, घर कोलैप्स हो गए और एलेक्सी का घर डिस्ट्रॉय हो गया। वो अपनी नींद से जाग गए। उसकी वाइफ और बच्चे -100 डिग्री से भी नीचे की कोल्ड विंड में एक्सपोज हो गए और लगभग फ्रीज होकर मर जाने वाले थे। एलेक्सी ने जल्दी से अपनी वाइफ और डॉटर को प्रोटेक्ट किया, पर कैरन सिटी के सामने उसने देखा कि लोग कोल्ड विंड में फ्रीज होकर मर गए हैं और ह्यूज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हर जगह खड़े हैं। एक के बाद एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जैसे जायंट एशियन गॉड्स कैरन सिटी के अलग अलग जगह पर खड़े थे, डिस्ट्रक्टिव लाइट रेज एमिट करते हुए और सिटी को टुकड़ों में कट करते हुए। एलेक्सी ये कहकर वोडका का एक बड़ा सिप लेता है। उसने बर्प किया, जैंगी की तरफ देखा और बोला, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। वो लोग तुम्हारे सोच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। फैटी शू एक ग्लास वाइन लेकर आया और मुस्कान के साथ अपना आर्म एलेक्सी के शोल्डर्स पर रखा और बोस्ट करते हुए बोला, हे ओल्ड एलेक्सी, टेंशन मत लो। पहले तुम्हारे पास एनफ ट्रूप्स नहीं थे और तुम उन आयरन शीट्स को हरा नहीं पाए, लेकिन अब उसने अपने चेस्ट इतनी जोर से स्लैप की कि लाउड नॉइज हुआ। मैं मार्शल तियानपेंग यहाँ आया हूँ अपने बड़े भाई केओस के लीडरशिप में। मैं इजीली उस छोटी सी चीज को तुम्हारे लिए सेटल कर सकता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने फ्रेमोन्स में पहली बार आते ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को मार डाला, वो भी बहुत आराम से। एलेक्सी ने अपना सर हिलाया, नहीं, तुमने सिर्फ एक छोटे से ग्रुप ऑफ ट्रूप्स को इनकाउंटर किया था। तुमने कभी एक ट्रूली टफ अपोनेंट फेस नहीं किया। जैंगी, डैंग शेंगतोंग, लियांग यू और दूसरे एक दूसरे की तरफ देखे और पूछा, मैंने तुम्हारा भेजा हुआ वीडियो देखा है।
और वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता जो हमने एनकाउंटर किया। चाहे कैरन सिटी पर अटैक करने वाले मैकेनिकल ट्रूप्स ज़्यादा नंबर में थे, फिर भी वो इतना टेरिफाइंग नहीं होना चाहिए, है ना? एलेक्सी ने अपना ग्लास टेबल पर थंब के साथ रखा। चाहे उन चीज़ों की कितने भी नंबर्स हो, हमारे पास उनसे डील करने के तरीके हैं। केओस, तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो एक्चुअली इंजीनियर रोबोट्स हैं? ये सेंटेंस वाकई जैंगी को थोड़ा हैरान कर गया। इंजीनियरिंग रोबोट्स? तुम कहना चाहते हो जैसे टावर क्रेन्स और रोबोटिक आर्म्स जो हम यूज करते हैं? वो खुद को याद करने से रोक नहीं पाया। अचानक उसे एक जोक याद आया जो उसने फैटी शू और दूसरों के साथ बात करते वक्त किया था। ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स क्लियरली इतनी पावरफुल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज रखते हैं, पर फिर भी वो सब ग्राउंड डिग करने चले गए। क्या वेस्ट है। पर अगर अब ध्यान से सोचा जाए तो उनका स्ट्रक्चर वाकई इंजीनियरिंग मशीनरी जैसा ही है। वो सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म भी थोड़े स्लो और क्लमजी थे। अगर वो वाकई फाइट करने के लिए होते तो उन्हें ट्रैक्ड व्हीकल्स में बिल्ड करना बेटर होता या डायरेक्टली एरोस्पेस बैटलशिप्स यूज करते। उन मास प्रोड्यूस्ड मशीन्स में भी उनके अटैक के तरीके बहुत सिंपल थे और कुछ तो कोल्ड वेपन्स जैसे इंजीनियरिंग शवल्स यूज करते थे। शुरू में जैंगी ने सोचा था कि ये मैकेनिकल सिविलाइजेशन का स्पेशल वेपन है, पर अब एलेक्सी की बात ध्यान से सोचने पर लगता है कि जो वो फेस कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंजीनियरिंग टीम थी। डिनर टेबल पर साइलेंस छा गया। अगर सिर्फ इंजीनियरिंग ट्रूप्स पूरे फ्रेमॉन्स को उलट पुलट करके रख सकती है तो कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स कितने पावरफुल होंगे? जैंगी ने एलेक्सी की तरफ धीरे से देखा और बोला, कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म वो ह्यूमनॉइड क्रिएचर हैं जिसका तुमने मुझे जिक्र दिया था। एलेक्सी ने वोडका का एक बड़ा सिप लिया, अपना सर स्क्रैच किया, फिर अपनी थिक बियर्ड से एक चिप निकाली और जैंगी को दी। बोधाका और उसके लोगों ने तुम सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसील की है मेरे दोस्त, तुम इसे पढ़ने के बाद समझ जाओगे। जैंगी ने चिप ली और इंस्टेंटली कुछ समझ गया। क्या तुमने ये चीज सीक्रेटली अपने पास रखी थी? एलेक्सी एक अच्छा इंसान है, पर वो फ्रेमॉन्स पैंथियन का मेंबर है। जैंगी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो पैंथियन को बिना बताए उसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। जैंगी खुद वंडर करने लगा कि क्या ये पैंथियन का एक प्ले है। एलेक्सी ने फ्रैंकली कहा, मैं उनके ग्रुप में नहीं हूँ। पैंथियन बस एक एलियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत फैक्शंस हैं। बोधाका गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है। मुझे उन्होंने सिर्फ इसीलिए इनवाइट किया क्योंकि मैं काफ़ी केपेबल हूँ। मेरा ओरिजिनल इंटेंशन था लोगों को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बचाना, पर उनके एक्शन सब मेरे लिए टॉलरेट करना मुश्किल हो गया है। एलेक्सी ने जैंगी की तरफ देखा। उसका चेहरा इस वक्त पूरा रेड था, पर उसकी आंखें पर्टिकुलरली ब्राइट थी। बोधाका के रिप्रेजेंट किए हुए लोग ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ्स की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की परवाह करते हैं। इसीलिए जब तुम और दूसरे कंट्रीज के एलियंस डेलीगेशंस यहाँ आएंगे, वो तुम्हें सबसे डेंजरस फ्रंट लाइन पर पुश करेंगे और तुम्हें भागने से रोकने के लिए उन्होंने सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन कंसील की है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मुझे ज्यादा नहीं पता। आखिर मैं उनके कोर लेवल तक रीच नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें वो सब बता सकता हूँ जो मुझे पता है। जैंगी ने सर हिलाया और अपने हाथ में ग्लास उठाकर एलेक्सी की तरफ रेस किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारी सिंसियरिटी के लिए मेरे दोस्त, चीयर्स। ये कहकर जैंगी ने अपने ग्लास का वाइन एक ही सिप में पी गया। ड्रिंकिंग दिन से रात तक चली, पर एलेक्सी बहुत ज्यादा पी सकता था। आखिर में उसने अपने अपर बॉडी क्लोथ्स उतार कर अपने शोल्डर्स पर डाले और -100 डिग्री से भी नीचे की कोल्ड विंड में निकल गया। उसके जाने के बाद दैंग शिंगतोंग ने कहा, वाकई जहां लोग होते हैं वहां इंटरनल फ्रिक्शंस होती हैं। ये बहुत ट्रबलसम है। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और डिसडेनफुल स्माइल के साथ बोला, सब जगह सेम है। ब्लिज़र्ड सिटी में भी तुम लोग अलग अलग फैक्शंस में इंटरनल फ्रिक्शंस होती हैं। ये बहुत ट्रबलसम है। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और डिसडेनफुल स्माइल के साथ बोला, सब जगह सेम है। ब्लिज़र्ड सिटी में भी तुम लोग अलग अलग फैक्शंस में डिवाइडेड हो। दूसरों पर मत हंसो। वो ओल्ड गाय जूजेंग अपने बेनिफिट के लिए जू यू को हाइड कर पाया जब वुलुआन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर चल रही थी। उनके पास दूसरों को जज करने की क्वालिफिकेशंस ही नहीं है।
एलेक्सी पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये पैंथियन के साथ उसका एक प्लॉट हो सकता है? डैंग शेंगतोंग ने पूछा। मेरे पास अपना दिमाग है, जैंगी ने बस इनडिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया। तुम्हें दूसरों को हार्म करने का इंटेंशन नहीं रखना चाहिए, पर तुम्हें दूसरों से गार्ड रहना होगा, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। थोड़ा केयरफुल रहना हमेशा बेटर होता है। चलो पहले देखते हैं कि इस चिप के अंदर क्या है। जैंगी ने चिप अपने हाथ में हिलाई, इंटेलिजेंस सिस्टम से रीड किया और फिर उसे डायरेक्टली अपने सामने प्रोजेक्ट कर दिया। इमेज अनफोल्ड हुई सबके सामने, और जो नजर आया वो एक रात थी जिसमें फ्लेम्स स्काई में राइज कर रही थी। कैरन सिटी के गिरने का दिन, एलेक्सी के पोर्टेबल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किए गए इमेजेस। जैंगी ने अपने सामने के सीन्स इंटेंटली देखा। ब्लैक लाइट और शैडोज उसकी पीपल्स में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। उसने बहुत केयरफुली देखा और कुछ हेजी शैडोज जो उस बैटल में अपेयर हुए थे उन्हें अपने दिमाग में फर्मली याद कर लिया। अगले कुछ दिनों में जैंगी और उसकी टीम सामारान सिटी में रही और डेवलपमेंट्स को ऑब्जर्व किया। फ्रेमोन्स में जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाए वो बहुत कम थी, और लिंक द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हें फ्रेमोन्स की बेसिक सिचुएशन समझने तक ही लिमिटेड थी। पर जैंगी का अगला गोल था और मैकेनिकल लीजेंस को ढूंढना और उन एडवांस्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को कलेक्ट करना, स्पेशली वो सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स। सिर्फ ऐसे पावरफुल कोर को ऑब्टेन करके ही फ्यूचर स्पेस एस्केप या अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस प्लान स्मूथली चल पाएंगे। पर अब लगता था कि मैकेनिकल लीजन के साथ उनका एनकाउंटर लार्जली एक सरप्राइज था। फ्रेमोन्स बहुत बड़ा है। अगर फ्रेमोन्स के टॉप मैनेजमेंट की मदद ना होती तो जैंगी और उसके लोग यहाँ हेडलेस फ्लाइज की तरह होते, बिना ये जाने की अलग अलग जगह पर क्या हो रहा है। इस वक्त फ्रेमोन्स के फोर्सेस जो बुधाका रिप्रेजेंट करता है क्लियरली जैंगी और उसके लोगों से वैरी थे और नहीं चाहते थे कि वो मैकेनिकल आर्मी से ज़्यादा बेनिफिट ले। जैंगी बिल्कुल जल्दी में नहीं था। उसे लगता था कि जल्दी या देर में दूसरी पार्टी खुद उसके पास हेल्प के लिए आएगी, क्योंकि वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के साथ बहुत बार फाइट कर चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ फ्रेमोन्स के लिए कंटेंट मैच करना पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल सही था कि वो इस वक्त रेस्ट ले और लू कैरन और यांग शिनशिन को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के सीक्रेट्स स्टडी करने थे। इस पीरियड में एलियन ट्रूप्स अलग अलग कंट्रीज और फोर्सेस से एक एक करके कैरन सिटी में आ गए। इनमें से जैंगी सिर्फ कोलंबिया के एलियन ट्रूप्स को रिकॉग्नाइज कर पाया। उनमें उसका पुराना एक्वेंटस न्यूटन था, पर बाकी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। नाम के लिए सब फोर्सेस यहाँ मैकेनिकल सिविलाइजेशन के इन्वेजन को रेजिस्ट करने आए थे, पर रियलिटी में कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच अभी भी एक कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप है। पर जैसे जैसे एलियन ट्रूप्स अलग अलग कंट्रीज से एक एक करके आ गए, फ्रेमोन्स के टॉप लीडर्स के दिमाग में अलग अलग आइडियाज आने लगे। बुधाका एक टॉल बिल्डिंग पर खड़ा था जो स्नो स्टॉर्म में हिडन थी और सिटी को देख रहा था। अब पावरफुल एलियंस बेसिकली दुनिया के सारे मेजर कंट्रीज और फोर्सेस से आ गए थे। ऐसी ह्यूज फोर्सेस फ्रेमोन्स में गैदर हो गई थी और उनकी मदद बन गई थी। एक हीरोइज्म का फीलिंग अचानक बुधाका के दिल में उठ गया। बस उन्हें यूज करो और फ्रेमोन्स को फिर से ग्रेट बनाओ। उसके पीछे कुछ फ्रेमोन्स एग्जीक्यूटिव सोफा पर बैठे थे और स्टीमिंग कॉफी पी रहे थे। बुधाका की बात सुनकर कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखें और बोले, ये दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम उन्हें कमांड कर पाओगे? कहीं वो उल्टा बैकफायर न कर दे। एक सीनियर फ्रेमोन्स ऑफिशियल जिसके बाल स्लिक्ड बैक थे ये बोला। बुधाका थोड़ी सी मुस्कान के साथ मुड़कर कॉन्फिडेंटली बोला, जब तक बेनिफिट्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मुझे लगता है वो हमारे लिए काम करने को तैयार होंगे। एक बाल्ड ओल्ड मैन उसकी तरफ घूर कर बोला, पर लगता है सिचुएशन अभी भी इतनी आइडियल नहीं है जैसे हुआक्शु कंट्री का केओस टीम और भारत का इंदिरा टीम। जब वो फ्रेमोन्स आए उन्होंने हमें हेलो तक नहीं कहा और अपने एक्शंस स्टार्ट कर दिए, और उसने यहाँ डिससेटिस्फैक्शन के साथ स्नॉट किया। उन्होंने फ्रेमोन्स में जो स्पॉइल्स लिए उसमें से हमें एक पेनी तक भी नहीं दिया। ये वाकई बहुत ज़्यादा है। स्लिक्ड बैक हेयर वाला आदमी भी बोला, चाहे हुआक्शु हो या भारत, दोनों हमारे आसपास के पावरफुल कंट्रीज़ हैं। हम उन्हें कंट्रोल तक नहीं कर सकते,
एलियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रोल करना तो दूर की बात है। बोधाका मुस्कुराया, अपने हाथ पीछे रखे और उसने एक ओल्ड फैशन्ड कप उठाया जिसमें रेड 5 स्टार्स प्रिंटेड थे। कॉफ़ी का सिप लिया और धीरे से बोला, ये प्रिसाइजली इसी वजह से है कि यहाँ इतनी एलियन ऑर्गेनाइजेशन है और हम उनसे डील करके अपने बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? स्लिक्ड ब्लैक हेयर वाला ऑफिशियल उसकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखता है। बोधाका ने अपने पाँव के नीचे फ्लोर की तरफ इशारा किया। ये फ्रेमॉन्स है। अगर वह मैकेनिकल सिविलाइजेशन के साथ वॉर से बेनिफिट लेना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें हमसे इंटेलिजेंस लेना होगा, वरना वो हेडलेस फ्लाई की तरह हो जाएंगे। बाल्ड मैन ने अपना फोरहेड फ्रॉन किया और स्टर्नली बोला, पर हमें उनकी स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ फ्रेमॉन्स की स्ट्रेंथ पर रिलाई करके पावरफुल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के साथ compete करना मुश्किल होगा। अगर चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो ये बुरा होगा। बोधाका मुस्कुराया और बोला, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, इसीलिए ये एक बहुत अच्छा एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स होगा। उसने एक उंगली उठाई। मेरा प्लान ये है कि अगले ऑपरेशन में हम फ्रेमॉन एलियंस फोर्स ऑफ कंट्रीज़ को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे, फिर उन्हें मैकेनिकल सिविलाइजेशन के फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करने देंगे, फिर सारे स्पॉइल्स को 30 और 70 में डिवाइड करेंगे। स्लिक्ड ब्लैक हेयर वाला आदमी फ्रॉन करते हुए बोला, 70%? क्या ये ज़्यादा नहीं है? शायद वो एग्री ना करे। बोधाका बोला, 70% उनका होगा, हम सिर्फ 30% चाहते हैं। उसने अपने आर्म्स स्प्रेड किए और बोला, पर हमें अपने ट्रूप्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे। उन्हें फ्रंट लाइन पर रश करने दो, फाइट करने दो, ब्लड शेड करने दो और सैक्रिफाइस करने दो। थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत होता है। हम फ्रेमॉन्स अपना मैन पावर रिटेन करेंगे और साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी हासिल करेंगे। क्या ये सही नहीं है? स्लिक्ड ब्लैक हेयर वाला आदमी और बाल्ड मैन एक दूसरे की तरफ देखे और दोनों डीप थॉट्स में चले गए। स्लिक्ड ब्लैक हेयर वाला आदमी अपने वुलन कोट के अंदर से एक बॉक्स ऑफ सिगार निकालता है, उसे लाइट करता है और कुछ पफ्स लेता है। काफ़ी देर बाद उसने कहा, यह प्लान वाकई अच्छा है। हम अपना मैन पावर रिटेन करेंगे और साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी हासिल करेंगे। इस तरह टेम्पल ऑफ द गॉड्स के एलियन समारान सिटी में रहकर हम सीनियर प्रोफेशनल्स की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो जैसे एक साथ 3 चिड़ियां मारना हुआ। बोधाका ने अपनी आंखें नैरो की, मुस्कुराया और अपना सर हिलाया। नहीं, ये तो एक साथ 4 बर्ड्स को मारना हुआ। स्लीक ब्लैक हेयर वाला आदमी उसकी तरफ देखा और पूछा, और वो कैसे? बोधाका ने एक उंगली उठाई और मुस्कान के साथ बोला, हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके दूसरे कंट्रीज़ के एलियन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को वीकन कर सकते हैं। इससे हमारे फ्रेमॉन्स की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस होगी। बाल्ड मैन और स्लिक्ड ब्लैक हेयर वाला आदमी जोर से हंस पड़े। बोधाका, तुम वाकई एक सिनिस्टर और चालाक आदमी हो। सच है, फ्यूचर में चाहे मैं किसी को अफेंड करूं, मैं तुम्हें कभी अफेंड नहीं कर सकता। ऑफिस में हंसी गूंजने लगी। जैसे अलक्षी ने कहा था, लोग अपने स्टैंड पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉब्लम को अलग अलग सोचते हैं। बोधाका जैसे लोग ह्यूमैनिटी के ओवरऑल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, ना ही ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ्स की परवाह करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने की परवाह होती है और इसके लिए वो किसी को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं। बोधाका को पता था कि फॉरेन एलियन ऑर्गेनाइजेशन जो पहले ही स्वीटनेस टेस्ट कर चुके हैं, वो बिना किसी हेजिटेशन के इस प्लान में ज्वाइन करेंगे, चाहे उन्हें उसका पर्पस पता हो। पर हुआक्शु किंगडम का केओस और भारत का इंद्रा, ये दोनों चालाक लोमड़ी हैं। जब मैं उन्हें टास्क असाइन करूंगा, मैं उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करूंगा। बोधाका की आंखों में एक फियर्स लुक फ्लैश हुआ। चाहे पर्सनल ग्रजेस हो या जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन, उसके पास भारत और हुआक्शु को वीकन करने के लिए काफ़ी रीजंस थे। 3 दिन ऐसे ही निकल गए। इस पीरियड में मैकेनिकल लीजन्स के ह्यूमन सिटीज़ पर अटैक करने की कोई न्यूज़ नहीं थी, पर जैंगी ने स्पेकुलेट किया कि ये इसीलिए नहीं था कि अटैक नहीं हुआ, बल्कि इसीलिए कि मैकेनिकल आर्मी के रूट पर कोई इम्पोर्टेंट ह्यूमन सिटीज़ नहीं थे। एलेक्शी ने एक बार कहा था कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन की नज़र में ह्यूमन ग्राउंड्स पर एंड्स की तरह है। वो उन्हें डेलिबरेटली स्टेप करके मारने नहीं जाते,
पर बस एक्सीडेंटली स्टेप कर देते हैं जब पास करते हैं। पर जैंगी नहीं चाहता था कि वो साइलेंटली वेट करे। इस पीरियड में उसने बुधाका से मिलने की कोशिश की, पर बुधाका ने अलग अलग रीजंस देकर रिफ्यूज कर दिया। जैंगी जानता था कि बुधाका उससे रिवेंज लेना चाहता है, पर वो जल्दी में नहीं था। वो चुपचाप वापस आया और लू कैरन और यांग शिनशिन के साथ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के सीक्रेट क्रैक करने में कंटिन्यू किया। 3 दिनों में बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के उन्होंने फाइनली मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के एनर्जी कोर को ब्रेक थ्रू कर लिया। इन 3 दिनों में लू कैरन और जोकीर ने लगभग कोई रेस्ट नहीं लिया। उन्होंने जोकीर की डॉक्टर वाली एबिलिटी पर रिलाई किया, फैटीग रिलीव करने के लिए, और अनइंटरप्टेड क्रैकिंग कंप्लीट किया। जैंगी मुयान के शैडो स्पेस में एंटर हुआ, जहां कुछ लोग काम कर रहे थे। सुपर लार्ज लाइफ फॉर्म का ह्यूज रैकेज एक साइड पर क्वाइटली पड़ा था और बीच में वेरियस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे। ह्यूज एनर्जी कोर स्प्लिट कर दिया था और जैंगी उसके कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर को बिल्कुल समझ नहीं पाया। उसने अपने इमेजिन किए हुए लाइंस या सर्किट बोर्ड्स तक नहीं देखे, बस कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स या मेटल्स थे जिनके कॉम्प्लेक्स कलर्स और इंटरक्रेट पैटर्न्स थे। जैंगी को ये देखकर हेडेक फील हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसने लू कैरन और यांग शिनशिन की आंखों में एक्साइटमेंट क्लियरली देखी। लू कैरन तो ठीक है, वो एक मैकेनिकल फैनेटिक है और हमेशा न्यू टेक्नोलॉजीज में एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड रहती है, पर अगर यांग शिनशिन, जो अपनी इमोशंस शो नहीं करती एक्सेप्ट जैंगी के सामने, ऐसे बिहेव कर रही है, तो इसका मतलब ये बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसा चल रहा है? क्या तुमने कुछ ढूंढ लिया? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, तो सिंपल रखो और सिंपल वे में बोलो। यांग शिनशिन ने जैंगी की तरफ देखा और मुस्कुराई। ठीक है, फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे परफॉर्मेंस के साथ कोऑपरेट करने की। जोक के बाद उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी और उसने अपने सामने रखे ह्यूज कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर है, तियानही 9। जैंगी ने इसे ब्लिजर्ड सिटी से मंगवाया था। मैंने इस नई मैकेनिकल लैंग्वेज को कंप्लीटली समझ लिया है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में कैरन इसे रेप्लिकेट कर पाई है, बस इसका मटेरियल बहुत स्पेशल है। कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल पर अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, शायद वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हैं। पर यह कैरन के लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके इन सब्सटेंसेस को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकती है। जैंगी ने अपना सर टिल्ट किया तो लू कैरन का चेहरा एक्साइटमेंट से फ्लश हो गया। उसने अपने फिस्ट क्लेंच किए और ट्रेम्बलिंग वॉइस में जैंगी से कहा, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग हम इस एनर्जी कोर को रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैंगी ने तुरंत प्रॉब्लम का की पॉइंट पकड़ लिया। इन थ्योरी, पर प्रैक्टिस में? लू कैरन एम्बैरेस्ड होकर अपना सर स्क्रैच करते हुए बोली, ऑफ कोर्स अभी नहीं। बहुत सारे मटेरियल्स ब्रांड न्यू है और ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कभी डिस्कवर नहीं किए, इसीलिए उन्हें क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर ब्रदर, मुझे 1 महीना दो। अगर मेरे पास इनफ मटेरियल्स हो तो मैं डेफिनेटली इसे कर पाऊंगी। उसने अपने फिस्ट जैंगी की तरफ उठाए, जैसे वो डिफीट एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही हो। जैंगी मुस्कुराया और अप्रूविंग एक्सप्रेशन के साथ नॉड किया। मुझे हमेशा लगता है कि लू कैरन और शिनशिन बेस्ट हैं। यांग शिनशिन ने जैंगी के स्लीव्स खींचे और कहा, ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में बहुत यूजफुल होंगी, पर अभी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुम्हें वो पसंद आएंगी। जैंगी ने क्यूरियोसिटी से अपनी आंखें ब्लिंक की। क्या है वो? यांग शिनशिन साइड में गई, एक रेड जेम उठाया जो उसके फेयर छोटे हाथ से भी बड़ा था और जैंगी को दिया। ये है रियल कोर। जैंगी ने ये चीज पहले देखी थी। उसने याद करने की कोशिश की कि ये वही इमेज में था जो एलेक्सी ने उसे दिखाया था, जिसमें ह्यूमनॉइड क्रिएचर के पास ये रेड जेम था। उसने इसे अपने हाथ में लिया, पर कुछ फील नहीं हुआ। ये एक ऑर्डिनरी रूबी से अलग नहीं लग रहा था। क्रिस्टल क्लियर था और रोड साइड स्टॉल पर 10 या 20 युआन में बिक सकता था। क्या ये एनर्जी कोर है? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। जैंगी ने उसे उठाकर स्टेयर करते हुए बोला। यांग शिनशिन ने सर हिलाया। ये है मैकेनिकल सिविलाइजेशन की पावर। ये एनर्जी स्टोन बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन रखता है, पर वो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए, ताकि ऑर्गेनिज्म को हार्म ना हो
और उसकी एनर्जी प्रॉपरली कंट्रोल हो सके। जैंगी ने ट्रे की तरफ देखा जिसमें 5 ऐसे रूबीज रखे थे। दूसरे शब्दों में 6 पाम साइज रूबीज एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को ऑपरेट करने के लिए एनफ है। इससे इमेजिन किया जा सकता है कि इस रूबी के अंदर कितनी एनॉर्मस एनर्जी है। एक और नई टाइप की एनर्जी, पहले जो एलिमेंटल स्टोन्स हमने डिग किए थे उससे भी ज्यादा पावरफुल। जैंगी ने मरमर किया। अब मुझे समझ आया कि बाय लॉन्गजी की सिविलाइजेशन ने युआनशी और वेन्स को कभी माइन क्यों नहीं किया, चाहे वो उसके पास ही क्यों ना हो। असल में वो उसे बस नीचा देखते थे। एक कैंडी जो ह्यूमन ड्रॉप्स करते हैं वो एंड्स के लिए एक ट्रेजर बन जाता है जो उन्हें ट्रम्बल कर देता है। ये रफली उसका कॉन्सेप्ट था। हम प्लान करते हैं कि इसे हेवनली सीसिटी फोर्ट्रेस और मेका में अप्लाई करें। यांग शिनशिन मुस्कुराई और बोली, इंक्लूडिंग वो एक्सोस्केलेटन आर्मर जो तुम पहने हो ब्रदर। जैंगी की आंखें अचानक बड़ी हो गई। क्या ये वाकई उसके बराबर नहीं है जैसे मैं अपनी बॉडी पर हमेशा एक वॉरशिप कैरी कर रहा हूँ? क्या क्विल लॉन्ग आर्मर की कॉम्बैट कैपेबिलिटी आसमान तक सोर नहीं कर जाएगी? इसमें क्या अजीब है? यांग शिनशिन फेंटली मुस्कुराई और बोली, मैकेनिकल सिविलाइजेशन के सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस के साथ फाइट कर सकते हैं। जब एक सिविलाइजेशन एक सर्टन लेवल तक पहुंचती है तो उसके पास ऐसा लेवल होता ही है। जैंगी अपने दिल में शाय करने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, अगर तुम टेक्नोलॉजी की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो तो तुम्हें ग्रेट लॉसेस सफ़र करने पड़ सकते हैं। अपने हाथ में रूबी को देखते हुए जैंगी बहुत खुश था, पर उसे थोड़ा वरी फील हुआ। अगर वो सिर्फ मैकेनिकल सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट ही ऑब्टेन कर पाए तो उनकी सिविलाइजेशन में एक ह्यूज लीप आ जाएगा। पर अगर मैकेनिकल सिविलाइजेशन कभी वाकई गुस्सा हो गई और ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ वॉर करने लगी तो जो डिस्ट्रक्शन